तो दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जो कि आपका यहाँ पर अनुच्छेद। देखो देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन है। लोग पढ़ते नहीं है ना इस टॉपिक को, मेन बात ये है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनते हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए आपने पढ़ा भी है। और आज काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और पूरी तरीके से रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे। चलिए देखो काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। चलिए देखो पहला प्रश्न आपके सामने दिया है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी। बताइए भाई, यहां पर बताइए कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और आपकी अनुसूचियां थी। चलिए यहां पर जवाब कौन सा हो जाएगा, 395 अनुच्छेद और आपकी कितनी 8 अनुसूचियां। तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, यहां पर आपका बनेगा कौन सा, सी। चलिए भूमि सिंह भी जुड़ चुकी हैं आज। चलिए तो देखो आपका राइट आंसर आपका बनेगा सी, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। चलिए टू का जवाब कौन सा हो जाएगा, टू का जवाब देना है और टू का जवाब यहाँ पर 370 अनुच्छेद बता रहे हैं भाई। तो भाई 370 अनुच्छेद कैसे हो सकते हैं तो भाई ज्यादा ही होंगे ना। तो यहाँ पर आपका कौन होगा, बी नंबर। याद रखिए इसका राइट आंसर आपको बताना है, जो अनुच्छेद हैं वो आपके 300 अनुच्छेद हमने बताया कि आपको क्या बताना है, 395 ही बताना है, ठीक है। और आपकी 12 अनुसूचियां हैं, पहले 8 अनुसूचियां थी, 4 जोड़ दी गई तो 12 आपकी हो गई। तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा इसका, तो आपको बी यहाँ पर बताना है, ठीक है। चलिए अगला आपसे पूछा गया है, कह रहे हैं वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की संख्या कितनी है। चलिए यहां पर बताइए धाराओं की संख्या। तो यहां पर याद रखिए ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए, 3 नंबर में 395, वेरी गुड। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा, भी 395 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला दिया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत जो है ये भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा, ये जो आपको दर्शाया गया है किस आर्टिकल में बोला गया है। चलिए यहाँ पर 4 का जवाब आया है, सत्या सिंह का आ चुका है, 4 का ए आया है सत्या सिंह का। चलिए देख लेते हैं क्या सभी के जवाब ऐसे ही हैं। चलिए सभी के जवाब ऐसे ही आ रहे हैं। चलिए तो राइट आंसर आपका बिल्कुल सही है, ए नंबर आपका हो जाएगा। अनुच्छेद फर्स्ट आपको दिया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। चलिए 5 का जवाब देना है। 5 का जवाब यहाँ पर डी आया है, राहुल वर्मा का डी नंबर आया है। तो यहां पर बिल्कुल बात सही है, जो कि राइट आंसर आपका बनेगा डी, राज्यों का संघ है, ठीक है, राज्यों का संघ हो जाएगा। चलिए और अगला आपसे पूछा गया है, हाँ कृष्णा जी आपने 370 आपने पढ़ा होगा, प्रीति वर्मा पता नहीं कहाँ आपने पढ़ा है, शायद आपने गलत जगह पढ़ लिया है। चलिए कह रहा आपसे कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। 6 नंबर आपको दिया है, नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है ये प्रावधान दिए गए हैं कितने आर्टिकल में। चलिए यहाँ पर जवाब लगभग सभी के आ चुके हैं। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक आपके जो अनुच्छेद हैं वो नागरिकता संबंधी हैं। तो आपका राइट आंसर आपका बनेगा बी नंबर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करते हैं। मतलब आपके मूल अधिकार जिसे बोलते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आपके कहाँ से कहाँ तक होते हैं, कितने आर्टिकल से कितने तक होते हैं। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका 7 में 5 से 11। भाई यहाँ पर मूल अधिकार दिया है ना, यहाँ पर दिया है, कह रहा है आपसे कि नागरिकों को मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो आपके हैं कितने से हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर सही होगा, 12 से लेके 35 तक आपके जो आर्टिकल हैं वो आपके मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो आपका जवाब बिल्कुल ए सही हो जाएगा, बहुत अच्छे। अगला दिया गया है, कह रहा है नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज की कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। जो आपके नौकरी के लिए है, आपके शैक्षणिक संस्थान के लिए है, जो आरक्षण प्रदान करने के लिए कमजोर वर्गों के लिए, ये जो आपका आर्टिकल है, तो ये है आर्टिकल आपका कौन सा, ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्टिकल 16 है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा कि नौकरी, शैक्षणिक संस्थान, समाज में कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने वाले जो आपके हैं जैसे ओबीसी वगैरह वगैरह सब हैं, ये सब अनुच्छेद 16 में आपने डायरेक्ट पढ़ा होगा 16 वाले में, है ना, कि समान अधिकार होंगे। तो इसी में कह सकते हैं और भी पार्ट है, 16 के कई पार्ट हो जाते हैं। 16 देखा जाए तो आर्टिकल कई, इसमें आर्टिकल तोड़ा गया है, ठीक है। अगला दिया गया है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है
तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं अस्पृश्यता मतलब छुआछूत संबंधी जो आपका है ना, बहुत लोग ये मानते हैं, तो एक देखा जाए ये कानूनी अपराध है ना, छुआछूत नहीं मानना चाहिए। तो इसके लिए जो आपका है इसके लिए निषेध किया गया है और आपका जवाब बिल्कुल सही है, आर्टिकल आपका 17 हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 17 हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। अगला आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन, देखो राष्ट्रपति के लिए पुनः निर्वाचन की बात किया है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा अनुच्छेद 57, है ना। अब यहाँ पर देखो आपका 52 दिया है, यहाँ तो है नहीं, तो डायरेक्ट ऑप्शन आपका याद रखिए अनुच्छेद 57 डी नंबर। अगला आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। देखो आपसे बोला गया होगा बोलने की शक्ति, बोलने का जो अधिकार है ये जो दिया है, और देखो ये टॉपिक बहुत बड़े जिगर वाले ही पढ़ते हैं, छोटे छोटे जिगर वाले इस टॉपिक से हार जाते हैं और वो भाग जाते हैं और नहीं कहते हैं कि 1 नंबर क्या करेंगे, है ना। लेकिन ऐसे टॉपिक को, ये टॉपिक को बड़े जिगर वाले हैं और आप लोग बहुत जिगर वाले हो कि ये टॉपिक आप पढ़ रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के अंदर एक कहीं ना कहीं लक्ष्य है कि हमें कुछ करना है, लेकिन जिनको कुछ नहीं करना है तो वो कहेंगे चलो ये कठिन है, इसको छोड़ देंगे, 1 नंबर कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेंगे। यही सोच सोच के देखा जाए तो सभी टॉपिक आपके कठिन हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर आपका दिया गया है आर्टिकल आपका ए नंबर आपके आर्टिकल 19 में, ठीक है, अनुच्छेद 19 में यहाँ पर दिया गया है, तो आपका जवाब कौन हो जाएगा, ए नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है, इसमें आपकी स्वतंत्रताएं मिली है बोलने की। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, अब भाई प्रेस वाले भी होते हैं, देखते हो ना कि बिल्डिंग के भीतर घुस जाते हैं, चाहे टूट रहे हो बिल्डिंग, दब जाए, लेकिन वो वहां तक घुस जाते हैं। और भी कई प्रकार की स्वतंत्रताएं होती हैं, है ना, उसमें किसी प्रकार का केस भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर याद रखिए प्रेस को जो स्वतंत्रता दी गई है, चतुर्थ स्तंभ को जो दी गई है, ये दी गई है किसमें, तो आपके अनुच्छेद जो आपका 19 है, 19 के ही फर्स्ट में, तो ऑप्शन राइट यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला दिया है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। बच्चों के शोषण, बच्चों का शोषण है, ये क्या है, मौलिक अधिकार में आता है ना, जो कि एक निषेध है, उसका निषेध है। तो बच्चों के शोषण का अधिकार जो दिया है, शोषण का अधिकार, 13 का जवाब दीजिए, थोड़ा सोच समझ के दीजिए। तो देखो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा, डी, अनुच्छेद आपका हो जाएगा डी। यहाँ पर 24 में बच्चों के शोषण से संबंधित आर्टिकल आपको दिया गया है। ठीक है, आपके 6 से जो 14 से आपके 14 से मतलब कम वाले पूर्ण कारखाने वगैरह में नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण दी गई है। जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके हितों के संरक्षण के लिए व्यवस्था जो की गई है वो कौन से आर्टिकल में की गई है। चलिए, तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक समुदायों के हितों के संरक्षण की बात की गई है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा अनुच्छेद 29। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। याद रखिएगा कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की जो रक्षा करता है वो कौन करता है। यहाँ पर देखिए सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार, हमने आपको बताया भी होगा, बताया था कि जो आर्टिकल 32 है इसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट होता है कहीं ना कहीं देखा जाए हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर डी हो जाएगा आर्टिकल 32। ठीक है, चलिए, और एक पॉइंट यहाँ से और बनता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जो संविधान की आत्मा कहा गया है वो आर्टिकल 32 को ही कहा गया है। ठीक है, चलिए, अगला दिया गया है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या जो तत्व हैं इनका उल्लेख करता है। याद रखिएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनका जो उल्लेख मिलता है वो कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल में है। चलिए, यहाँ पर जवाब हो जाएगा 16 नंबर में, कुछ लोगों का जवाब आ चुका है जो कि बिल्कुल सही जवाब आया है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो वर्णन है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला दिया गया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। कल्याणकारी राज्य, हमने आपको बताया था कल्याणकारी राज्य मतलब तब बनता है जब समाज एक समान हो। समाज एक समान हो मतलब बहुत गरीब हो बहुत अमीर हो, इन दोनों के बीच को मतलब कह सकते डिफरेंस को खत्म करना, तभी तो समाज बनेगी ना। समाज एक जैसी होती है ना, जैसे स्कूल में बच्चे जैसे होते हैं एक जैसे होते हैं, है ना, तो वही चीज है। तो कल्याणकारी समाज की या राज्य की अवधारणा जो आपकी दी गई है वो किस अनुच्छेद में दी गई है। तो यहाँ पर याद रखिए आर्टिकल आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर बी हो जाएगा आर्टिकल आपके किसमें 39 में दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल
39 में ये कहा गया है शब्द। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का यहाँ पर निर्देश देता है? देखो दिया गया है, कह रहा है कि ग्राम पंचायत का गठन दिया है, तो यहाँ पर कह सकते हैं ग्राम पंचायत का जो गठन है ये है आपके ऑप्शन अनुच्छेद 40, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? हमने आपको बताया था कि प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य आपके नहीं थे, लेकिन बाद में 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में इसे जोड़ा गया और 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो आपकी 11 है। ठीक है ना, ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहां पर आपका जवाब 19 का कौन सा बनेगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 51 के ए में यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। अगला आपसे पूछा गया है, कह रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की है तो बात तो वही है ना, जैसे ऊपर वाला जवाब था इसका भी वही सवाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, कह रहा संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। ये पॉइंट जो दिया गया है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें है? राष्ट्रपति, है ना। ये जो बोला गया है ये आर्टिकल 53 में कहा गया है, अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? तो आपके अनुच्छेद 53 में ये शब्द आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? याद रखिए, भारत के राष्ट्रपति पर भी महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा से या तो राज्यसभा से किसी भी सदन से चलाई जा सकती है। ठीक है ना, और यहाँ पर देख सकते हैं कि 22 का ऑप्शन लगभग सभी का आ चुका है। ये है आर्टिकल 61 19 जो आपका 61 है, इसके तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? उपराष्ट्रपति का पद आप किसमें होता है? तो जैसे ही आप केंद्र पहुंचते हैं, सेंट्रल पहुंचते हैं, तो आपको पहला ही आर्टिकल देखने को मिलता है। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? उपराष्ट्रपति, जो कि ऑप्शन आपका सी अनुच्छेद 63 में। ठीक है, आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर सी वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल आपका कितना हो जाएगा? 63। अगला प्रश्न आपका दिया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि जो मंत्री परिषद होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो आपका जवाब होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है ना। और ये किस आर्टिकल में होती है? तो आर्टिकल आप क्या देंगे? तो आर्टिकल देंगे आप किसको? 75 को देंगे। ठीक है, किसको देंगे? 75 को, क्योंकि जो आपके प्रधानमंत्री बनती है, मंत्री होती है, इसमें होते हैं अनुच्छेद 74 में होते हैं, और 75 होता है सामूहिक रूप से लोकसभा के उत्तरदायी 75 में। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित किया गया है? मतलब जो मंत्रिपरिषद है उसका जो गठन हुआ है, इसका गठन जो हुआ है वो किस आर्टिकल में है? तो यहाँ पर देखो वही है, गठन के बारे में आधारभूत है। तो आपका जवाब सी हो जाएगा। आर्टिकल क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा, 75। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? भारत का महान्यायवादी, याद रखिए, महान्यायवादी जो होता है ये आपके केंद्र में होता है, जो कि आपके राष्ट्रपति से नियुक्त करते हैं। याद रखिए, महान्यायवादी कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, महान्यायवादी की अगर पूछे कि योग्यता क्या होती है, तो इसकी योग्यता वही होती है जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता होती है, वही योग्यता महान्यायवादी की होती है, जो कि आपके आर्टिकल में कौन सा हो जाएगा? तो आर्टिकल हो जाएगा सी अनुच्छेद 76 में वर्णन किया गया है महान्यायवादी को। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? मतलब कह सकते हैं कि आपने पढ़ा होगा कि आपकी लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसकी जो बैठकें होती हैं 6 माह के अंतराल में होती हैं, और इसको जो बोला गया है, लिखा गया है किसमें? तो आपके अनुच्छेद 85 में। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? तो 27 का ऑप्शन राइट आपका बनेगा 85, आर्टिकल 85। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर लोकसभा को भंग कर सकता है? यहां से देखो, अनुच्छेद कम पढ़ रहे हो लेकिन हम आपको पूरी पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। पढ़ा क्या रहे हैं? जैसे इसमें बताया कि यहाँ पर याद रखिए, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको दिया गया है? लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। याद रखिए, राष्ट्रपति को है, जो कि कौन से आर्टिकल के तहत कर सकता है? कौन से आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 85,
ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा, ए नंबर हो जाएगा कि अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि लोकसभा को भंग कर सकता है। हाँ, अगर कभी भी लोकसभा में अगर 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, अगर इसे बढ़ाना पड़े तो आपातकाल की स्थिति में 1 साल इसे और भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला दिया है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। देखो हमने बताया था संसद की संयुक्त बैठक, ये जो आपका है ये इसमें क्या होता है कि आपका राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति बुलाते हैं और 108 के तहत, किसके तहत, 108 के तहत, तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा कि अनुच्छेद 108 के तहत जो राष्ट्रपति होते हैं वो संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं। बुलाने को एक शब्द बोला जाता है आहूत करना। बुलाना मतलब कह सकते हैं क्या होता है, आहूत करना होता है, आहूत करना होता है। ठीक है, लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो करता है, अध्यक्षता जो करता है वो कौन करता है, तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है, लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो इसकी अध्यक्षता करता है। उम्मीद है कि सभी पॉइंट आपको क्लियर हो रहे होंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए कि अनुच्छेद के माध्यम से लगभग आपकी पॉलिटी भी कंप्लीट हो रही है। अगला है लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में। बात वही है, बात तो वही है ना, बात तो वही की गई है कि आपका आर्टिकल जो आपका देखो आपका 108 था, 108 में बुलाने की बात किया था, धन विधेयक की बात किया है यहाँ पर। अच्छा, इसके ऊपर वाले में तो आपका ऊपर वाला कौन हो जाएगा, आपका 108 हो जाएगा। ठीक है, इसका आपका 108 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो नीचे दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद में धन विधेयक, अगर हम आपसे बोले बेटा 1 रुपया ले लो, आप लोगे क्या। हम आपसे अगर पूछे कि बेटा 1 रुपया ले लो तो कहोगे 1 रुपए के तो भैया कंफर्ट भी नहीं मिलते हैं, है ना, मिल जाते हैं लेकिन कोई ना स्टैंडर्ड देखोगे तो स्टैंडर्ड कंफर्ट भी नहीं मिलेंगे। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि धन में 10 रुपए होना जरूरी है। क्या होना चाहिए, 10 रुपए। तो यहाँ पर 10 के हिसाब से देखो तो यहाँ पर सी आर्टिकल 110 के तहत धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। क्लियर हो गया। चलिए अगला दिया गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है। भारत के संचित कोष, भारत के जो संचित कोष है ये है आपके किसमें, तो यहां पर बताया गया है, यहां पर जो बताया गया है कि अनुच्छेद 112 भी है और आपका अनुच्छेद 146 भी है, 148 में, मतलब यहां पर जो दिया गया है इनके बारे में। कुल मिला के देखा जाए तो यहां पर जो संचित कोष हैं ये सभी पॉइंट आपके यहां पर सही हो जाएंगे। कौन से आपके पॉइंट होंगे, यहां पर दिया है अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित आपका है। तो देखो यहां पर अगर बात करें 148 में, तो 148 में जो आपके होते हैं कौन होते हैं, कैग होते हैं, है ना, कहीं ना कहीं कैग होते हैं। तो भैया यहां पर कह सकते हैं कि ये वाला तो आपका नहीं होगा, जैसे आपको सुप्रीम कोर्ट आता है 124 आता है, 124 से लेके 148 तक, जो 124 से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आया, फिर इसके ऊपर जाएंगे तो 148 में आपके कैग भी होते हैं। तो देखो इसमें कह सकते हैं कुछ एक पॉइंट आपको मिस कर रहा है, मिस ये कर रहा है कि यहाँ पर दिया है अनुच्छेद 112, ये तो आपका है कहीं ना कहीं आपका है। तो यहाँ पर 32 वाले में दिखे एक पॉइंट, देखो इसमें डी दिया है लेकिन इस प्रश्न में हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, थोड़ा सा डाउट लग रहा है क्योंकि 148 जो आपका दिया है ना, 148 जो दिया है इसमें 124 से सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका 6 दिया है। चलिए इसका ऑप्शन राइट आपका डी करिए, किस हिसाब से, क्योंकि 148 का पार्ट नंबर 6 दिया है। ठीक है, पार्ट नंबर 6 दिया है, कहीं ना कहीं देखा जाए इस कारण से आपका है। ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा डाउट में है, सस्पेंस में है, कोई दिक्कत नहीं है, और भी अच्छे से आप भी देखिएगा हम भी देख लेंगे। चलिए कह रहे हैं आपसे भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश जारी मतलब तब होता है जब लोकसभा या राज्यसभा का कार्यकाल न चल रहा हो और अचानक उनको बुलाना पड़े किसी बात के लिए, तो उसे बोला जाता है अध्यादेश। और अध्यादेश किसमें होता है, तो यहाँ पर आपका 33 का ऑप्शन आपका बनेगा सी 1 2 3। क्या होता है 1 2 3 मतलब 123। ऑप्शन राइट आपका बनेगा कौन सा, ऑप्शन आपका बनेगा सी 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देता है। ठीक है, अध्यादेश क्या होता है, तो अभी हमने बताया कि लोकसभा का या राज्यसभा का जब कार्यकाल नहीं चल रहा, मतलब कह सकते हैं कि कार्यवाही नहीं चल रही होती है, अचानक किसी बात पर अगर चर्चा करना होता है तो उन्हें अचानक मीटिंग बुलाना पड़ता है, जो कि आपकी 6 सप्ताह में ये मीटिंग आपको क्लियर हो जाना चाहिए, वही होता है अध्यादेश। क्लियर हो गया है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान किया गया है। देखो किस पर बात किया है, सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जाएगा कि नहीं चलाया जाएगा, किस प्रक्रिया के द्वारा, तो लोकसभा जो आपके हैं और राज्यसभा
उनमें से 3 बहुमत अगर पारित होता है तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर मतलब महाभियोग प्रक्रिया चल जाएगी। देखा जाए तो महाभियोग शब्द शुद्धता में देखा जाए तो इसे महाभियोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने बताया है कि महाभियोग का शुद्ध रूप जो है प्रयोग वो सिर्फ राष्ट्रपति के लिए किया जाता है। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए किया जाता है महाभियोग का। लेकिन प्रक्रिया कहीं ना कहीं देखा जाए वही है 2/3 वाला, इसलिए इसे बोल देते हैं, ठीक है ना। वैसे जनहित के हिसाब से है। तो यहां पर आपका जवाब कौन हो जाएगा? 34 का ऑप्शन राइट आपका बनेगा सी। ये है 124, ठीक है, 124, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि सर्वोच्च जो आपका राष्ट्रपति है सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? मतलब बात यह हुआ कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति आपके सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, सलाह ले सकता है। सलाह ले सकता है किस आर्टिकल के तहत? याद रखिए ये सलाह ले सकता है 143, ठीक है। सलाह ले सकता है किसे? 143 के तहत। तो 35 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। याद रहेगा सलाह कैसे लेगा? प्रेम से लेगा। कैसे लेगा भाई? प्रेम से लेगा। प्रेम मतलब समझ रहे हो ना? प्रेम से लेगा समझ सकते हो। एक मतलब क्या होता है? आई, और 4 मतलब होता है, ये तो जानते हो ना, ये शब्द तो जानते हो। और यू मतलब होता है ये। तो ये भैया आई लव यू मतलब प्रेम तो हो गया ना। तो भाई प्रेम से लेगा, लड़ाई से नहीं लेगा, इसलिए बोलेगा सलाह लेना, है ना। सलाह लेना हो गया। इस कारण से याद रखिए 143 में सलाह प्यार से ही ले सकते हैं, ऐसा नहीं लड़ाई दंगा से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? देखो दिया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। पुनरावलोकन का मतलब क्या समझ सकते हो ना? देखो हम आपको पूरी तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहा है पुनरावलोकन, पुनरावलोकन मतलब ये हुआ आपने कोई मूवी देखा है, मान लीजिए मूवी देखा गया है, यहां पर कह सकते हैं कि जो आपका हीरो है, है ना, हीरो है, उसके कह सकते हैं जो खानदान को है यहाँ पर पकड़ लिया गया, है ना। फिर क्या होता है उसका अपोजिट जो होता है बोला जाता है ना कि गवाही देगा, गवाही। और मान लीजिए गवाही दे रहे हैं लेकिन यहाँ पर इसके लड़के को किडनैप कर लिया, तो वो जबरदस्ती गवाही दिया है। तो जबरदस्ती गवाही दिया इसका मतलब है कि वो दोबारा से फिर से निर्णय उस पर किया जा सकता है अगर पता चल जाए कि ये बहुत ही दबाव के माध्यम से यहाँ पर न्यायाधीश ने ये निर्णय दिया है, तो उसका दोबारा से निर्णय किया जा सकता है। समझ में आ गया होगा। तो जो आपका पुनरावलोकन कर सकता है ये किसके तहत? तो आपका जवाब हो जाएगा सी, 137 के तहत, ठीक है। आर्टिकल 137 के तहत जो आपका न्यायाधीश होता है वो दोबारा से पुनरावलोकन कर सकता है, दोबारा से उस पर कह सकते हैं कि सुनवाई होगी, ठीक है। चलिए अगला दिया गया है, कह रहा है संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि द्वारा विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध होगी। देखो यहां पर दिया है कि विनिश्चित विधि द्वारा भारत के राज्य के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध होगी, ठीक है। और यहां पर 137 का ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? ए नंबर आपका 141 में, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा 141 के तहत आपका है, ठीक है। चलिए अगला दिया है कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। देख लीजिए गला भी जी करने लगा। कह रहा है देखो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, तो अभी आपने पढ़ा भी था ये पॉइंट, अभी आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? आपने पढ़ा। याद रखिएगा यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय है और आपका कौन सा है? आपका उच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो 38 का ऑप्शन आपका बनेगा इसका बी, आर्टिकल 32। मतलब यहाँ पर ये कह सकते हैं जो मौलिक अधिकार में हनन होता है तो कहीं ना कहीं देखा जाए सुप्रीम कोर्ट पर भी और आपके किसमें हाई कोर्ट में भी यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका रिट के माध्यम से केस कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब उसमें सुनवाई हो सकती है, पुनरावलोकन हो सकता है। अगला आपसे पूछा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? देखिए अधीनस्थ न्यायालय तब होता है जैसे मानो आपको बता दें जैसे इलाहाबाद है, और इलाहाबाद में कह सकते हैं जो आपका प्रयागराज है ना, इसमें आपका हाई कोर्ट है। अब इसमें इतना ज्यादा लोड है कि इसकी एक शाखा और मार दी गई, इसकी खंडपीठ कहां पर कर दी गई है? आपके लखनऊ में कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं जब लोड बढ़ जाता है तो उसकी शाखाओं को खंडन किया जाता है, बढ़ाया जाता है। तो यहीं पर दिया अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का जो प्रावधान किया गया है वो किसमें किया गया है? तो आपका जवाब हो जाएगा बी, 233 में, ठीक है, 233 में हो जाएगा। अगला दिया गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियम या कानून को प्राथमिकता प्रदान करती है? समझिए जो संघ में होते हैं संसद, संघ में कौन होते हैं? संसद होते हैं। राज्य में होती है विधानमंडल होता है, ये कानून बनाते हैं। जब ये कानून बनाते हैं इसके लिए जो आपका आर्टिकल दिया गया है वो आर्टिकल कौन सा है?
तो ये आर्टिकल है आपका यहाँ पर 245, मतलब 245 पर ये कानून बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, सर आप हिंदी यूपीएसआई की हिंदी सॉल्व करवा दीजिए। हम आपको करवा देंगे, परेशान क्यों हो रहे हो, पूरी करवा देंगे। टाइम टेबल आपको बता देंगे, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर हिंदी भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, यूपीएसआई की पूरी पूरी पूछे हुए प्रश्न भी होंगे। चलिए, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? देखो अवशिष्ट शक्तियां जो आपकी हैं वो केंद्र के पास हैं, है ना। ये जो आपका है किस आर्टिकल में बोला गया है, तो ये है आर्टिकल 248 में। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी, हो जाएगा 248। ठीक है, अगला दिया गया है, कह रहा है राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? मतलब अगर राज्य सरकार बोलती है कि आप ऐसा करिए, एक कानून बना दीजिए हमारे लिए, है ना, मतलब कह सकते हैं कि अगर राज्यों के लिए कानून बनाना पड़ जाए तो संसद कह सकते हैं कि उन पर कानून बना सकती है। ये जो बोला गया है किस आर्टिकल में, तो ये है आपके 252 में। ऑप्शन राइट आपका इसका बी हो जाएगा, 252 में है। देखो एक बार में रटेगा नहीं, बस रिवीजन हो सकता है ना, रिवीजन हो सकता है। 102 बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और देखो कुछ कठिन आपकी छूट भी रहे होंगे, कुछ कठिन आपको याद नहीं हो रहेंगे, लेकिन कुछ सरल तो रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भाई यही सोचकर पढ़ाई की जाती है कि अगर कठिन आ रहा है तो एक बार में तो याद नहीं होगा, लेकिन दोबारा को हो जाएगा। यह कह सकते हैं कि सरल वाले क्वेश्चन आपको याद भी हो जाएंगे और कठिन क्वेश्चन आपको रिवीजन हो जाएंगे, बात यही की जाती है। ठीक है, देखो यहाँ पर दिया गया है, किस भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में, यहाँ पर राज्य सूची के विषय में विधि या कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो 143 का ऑप्शन राइट आपका सही जवाब बनेगा डी, ये आपका है 249। ठीक है, 249 के तहत है जो राज्य सूची के विषय में ये कानून बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? देखो इंटरनेशनल जो आपके समझौते होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय होते हैं, दूसरे देशों के साथ होते हैं, इसके लिए जो कानून होता है, विधि निर्माण करने की जो शक्ति है, ये जो प्रदान की गई है वो 253 में ही है। तो आपका जवाब हो जाएगा डी, 253। ठीक है, और यहां पर आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर केंद्र राज्य के प्राथमिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? देखो केंद्र राज्य के जो प्रशासनिक संबंध है, ये संबंध जो आपका भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में, तो 45 का ऑप्शन राइट आपका जवाब बनेगा ए, 256 से 263, है ना। अब यहाँ पर आज हम यहाँ पर पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन जो जरूरी होंगे वो स्पेशल अलग से पढ़ा देंगे, है ना, स्पेशल अलग से पढ़ा देंगे। कह रहे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को निर्देश दे सकती है? जो केंद्र सरकार है वो राज्यों को निर्देश दे सकती है। ये जो आर्टिकल है यह है 256। ठीक है, 256 हो जाएगा। अगला है, अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो देखो अंतरराज्यीय परिषद के गठन का जो प्रावधान है ये किया है किसमें, तो ऑप्शन आपका सी 263 में किया गया है। ठीक है, 263 में अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन आपके यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला आपसे पूछा गया है, कह रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन है? अब ये प्रश्न आपको पूछा जाता है कि वित्त आयोग का जो गठन है, वित्त आयोग का जो गठन है वो किसमें है, तो 280 में हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, 280 में वित्त आयोग का गठन किया गया है। प्रत्येक 5 वर्ष में यहाँ पर इसका गठन किया जाता है। ठीक है, अगला दिया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। यह जो बताया गया है ये किस आर्टिकल में बोला गया है? कि जो संपत्ति का अधिकार है ये कैसा है, संवैधानिक अधिकार है ना। तो यहाँ पर याद रखिए संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार यहाँ पर देखो कानून अभी हो गया है, अब ये अधिकार संपत्ति का अधिकार हम पर नहीं है ना, ये कानूनी अपराध हो चुका है। पहले था कि हम उस पर अधिकार कर सकते थे अगर कोई मिलती है पैसा, मतलब जमीन में गड़ा हुआ पैसा, लेकिन अब नहीं है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो आपको दिया गया है किसमें है, 49 का ऑप्शन आपका डी 300 के काम में रख दिया गया है कि अब जो संपत्ति का अधिकार है ये एक मौलिक अधिकार नहीं रह गया है, ये कह सकते हैं कैसा हो गया, कानून आपका हो गया है। ठीक है, चलिए अगला पूछा गया है, कह रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई का अधिकार या समावेश किया गया है? नैसर्गिक न्याय के बारे में जो आपको दिया गया है ये बताया गया किसमें, तो ऑप्शन आपका डी ये है 311 में। ठीक है, 311 में। अगला प्रश्न आपका जो दिया है ये बेहतरीन प्रश्न आपका है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना करता है? नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना जो कर सकता है ये आपका कौन होता है? और याद रखिए ये जो नई अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं वो कौन करते हैं, तो आपके यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका 51 का ऑप्शन आपका बनेगा, आपका सही जवाब हो जाएगा बी 312। ठीक है,
312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा का स्थापना कर सकती है। और ये जो अधिकार दिया गया है वो दिया गया किसे? राज्यसभा को। यही कारण है कि राज्यसभा को उच्च सदन भी बोल देते हैं, है ना। एक शक्ति इनको दी गई है, इस शक्ति पर केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती है। अगर कोई नई अखिल भारतीय सेवा अगर यहाँ पर राज्य सरकार जो आपकी होती है कौन, राज्यसभा, वो अगर कानून बना देती है तो लोकसभा मना नहीं कर सकती उसमें कि नहीं ये तुम नहीं कर सकती, इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ठीक है, अगला दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? जो लोक सेवाएं हैं, लोक सेवाओं को जो संरक्षण प्रदान किया गया है वो प्रदान किया गया किसके तहत? तो ऑप्शन राइट आपका बनेगा बी, आपके 311 के तहत। ठीक है, 311 के तहत हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर आपसे अगला पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है? देखो दिया गया है संघ और लोक सेवा के आयोग जो आपके होते हैं इनका जो प्रावधान किया गया है ये किस में है? तो आपके 315 में। ये बहुत ही आईएमपी है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि संघ लोक सेवा जो संघ है और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग है इसका प्रावधान 315 में किया गया है। ठीक है, चलिए अगला पूछा गया है संविधान का अनुच्छेद 312 किससे है? अभी आपने पढ़ा था कि 312 जो आपका अनुच्छेद है ये जो संबंधित है किससे है? तो अभी बताया नई अखिल भारतीय जो सेवाएं होती हैं उसके लिए। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला दिया है कि संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख है, ये कार्यों का उल्लेख जो किया गया है किसमें? तो आपके अनुच्छेद 320 में। ये देखो उनके कार्यों के बारे में दिया गया है। ठीक है ना, चलिए और एक दो चार क्वेश्चन बचे हैं, पढ़ लीजिए, है ना। तो 3 क्वेश्चन और बचे हैं, क्या परेशान हो रहे हो? भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का बात किया गया है? निर्वाचन आयोग के बारे में जो बताया गया है वो किसमें बोला गया है? तो इसे तो आपने पढ़ा ही होगा कि आर्टिकल 324 में आपके संविधान में निर्वाचन आयोग के बारे में प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला पूछा गया है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान जो संविधान के किस अनुच्छेद में है? मतलब आपने देखा होगा कि जो लोग राष्ट्रपति होते हैं लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को रखते हैं, वहीं पर जो विधानसभा है वहां पर जो राज्य में होता है राज्यपाल वो एक रखता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं एंग्लो इंडियन के लिए जो आपका आर्टिकल रखा गया है वो कौन सा आर्टिकल है? तो 331 आर्टिकल के तहत है। तो इसका जवाब आपका ये हो जाएगा 331 आर्टिकल में दिया गया है। अगला है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? देखो जो अनुसूचित जाति के लोग होते हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग होते हैं, ये लोग भी एक राष्ट्रीय आयोग का गठन करने का प्रावधान किया गया उनके लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका 58 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर, अनुच्छेद 238 और 238 के फर्स्ट में 338 और 338 के फर्स्ट में यह प्रावधान किया गया है कि जो अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठित करने का प्रावधान है। अगला दिया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? हिंदी को राजभाषा दर्जा जो प्रदान किया गया है ये किस में किया है? तो भाई ये तो सभी लोग सही कर सकते हो ना, ये तो सभी लोग सही कर सकते हो कि आपका जो आर्टिकल है आपका कौन 343 का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी सब लोग सो जाना, अभी बातें कर लो, अभी बस एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और आपके हैं उनको सोल्व करा दें, फिर अपनी अपनी समस्या बताना कि कोई बोलता है पीईटी को सोल्व करवाइए, कोई कुछ बोलता है। चलिए किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी लिपि होगी? संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि है देवनागरी होगी, और इसका जो उल्लेख किया गया है किसमें है? ये 343 में है। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी से हो जाएगा। अगला है हिंदी भाषा के विकास के लिए जो निर्देश दिए गए हैं, हिंदी भाषा के विकास के लिए जो निर्देश दिए गए हैं ये किसमें दिया गया है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी आपका किसमें है? तो 343 हो जाएगा। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, 61 का ऑप्शन सी बन जाएगा। अगला आपसे पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत आपकी होती है? देखो दिया राष्ट्रीय आपातकाल, और राष्ट्रीय आपातकाल दिया है तो आप जवाब जरूर दे सकते हैं कि 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। तो ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। वहीं पर राज्यों में जो आपका लगता है, राज्यों में 356 होता है, और वित्तीय आपातकाल जो होता है वो आपका 360 होता है, और संविधान संशोधन होता है 368 में। संविधान संशोधन होता है आपके 368 में। ठीक है, चलिए अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? देखो राष्ट्रपति शासन है ना, राष्ट्रपति शासन है ना, तो कह सकते हैं राष्ट्रपति शासन कितने में होता है?
तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा 356। ठीक है, किसमें होता है 356 में, तो ऑप्शन राइट का ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया है इस संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है। देखो वित्तीय आपातकाल है और वित्तीय आपातकाल पैसे से होता है, पैसे में जीरो होते हैं, तो जीरो आपका हो जाएगा 360। ठीक है, 360 हो जाएगा। और अगला दिया है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, ये कौन सा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मंत्रिमंडल का प्रयोग कितनी बार, तो एक बार, और ये भी कौन से आर्टिकल में किया गया है, तो याद रखिए ये प्रावधान किया गया है 352 में किया गया है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से हमने लिए थे कितने 65 प्रश्न लिए थे, जिसमें से हमें पता है कि 20 प्रश्न आपको बहुत कठिन लगे होंगे, लेकिन भाई साहब यहाँ पर 40 प्रश्न वो रहे हैं जो आप हमेशा पढ़ते हैं, तो ये रिवीजन आपका